हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपने इस लेक्चर में जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो है अंडजनन यानी कि oogenesis। अंडजनन यानी कि oogenesis का मतलब क्या है कि ओवरी यानी कि अंडाशय में द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड प्राथमिक जनन कोशिकाओं से अगुणित फीमेल यानी कि मादा युग्मक यानी कि अंडाणु यानी कि ओवम के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे हम oogenesis कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि oogenesis किसे कहते हैं और ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन से किस प्रकार भिन्न होती है। तो जो अंड जनन की परिभाषा है अभी हमने पढ़ी कि ओवरी के अंदर, मुख्यतः ओवरी के अंदर अंडाशय के अंदर द्विगुणित प्राथमिक जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मकों के अगुणित मादा युग्मक यानी कि अंडाणु यानी कि ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। एक अंतर तो हम ये भी लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन में नर युग्मकों का निर्माण होता है और इसमें फीमेल यानी कि मादा युग्मकों का निर्माण होता है। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है इसमें कि अंडजनन यानी कि oogenesis का कुछ भाग ओवरी के बाहर ओविडक्ट के अंदर भी होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। लेकिन जो शुक्र जनन है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस है मेल्स में, उसका अधिक सारा भाग टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर ही होता है। तीसरा अंतर जो इसमें होता है वहां पर एक जर्म सेल से, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स यानी कि 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है और यहां पर एक उगोनिया से एक ही ओवम यानी कि एक ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि अंडजनन किसे कहते हैं और ये शुक्र जनन से किस प्रकार भिन्न है। तो अंडजनन का मतलब क्या है कि ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर द्विगुणित जर्म सेल से अगुणित मादा युग्मकों यानी कि अंडाणुओं यानी कि ओवम के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है oogenesis कहलाती है। oogenesis शुक्र जनन की तरह ही 3 भागों में बटी हुई होती है। वही मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन अवस्था, दूसरी फिर वृद्धि अवस्था यानी कि ग्रोथ फेज, और तीसरी परिपक्व अवस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। गुणन अवस्था में जो द्विगुणित प्राथमिक जनन कोशिका होती है वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है यानी कि माइटोसिस से डिवाइड होती है और माइटोसिस से डिवाइड होकर ये सेल्स बनाती है और ये सेल्स आगे विभाजित होती हैं और फाइनल डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं वो कहलाती हैं उगोनिया। लेकिन फीमेल में उगोनिया का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है। लगभग 2 मिलियन उगोनिया जो बनती है एक फीमेल फीटस में, एक फीमेल भ्रूण में, वो भ्रूणीय अवस्था में ही बन जाती हैं। अब इनमें से जो उगोनिया होती है वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करती है, उनको स्टोर करती है, उनको संचित करती है और अब वो प्राइमरी oocyte में परिवर्तित हो जाती है। अब जो सेल प्राइमरी जो बनती है वो प्राइमरी oocyte कहलाती है उगोनिया से। अब प्राइमरी oocyte में अब मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस 1 होता है जिसे हम
अर्धसूत्री विभाजन 1 कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन 1 से विभाजित होने के बाद 2 सेल बनती है, एक बड़ी और एक छोटी। लेकिन चूंकि मियोसिस 1 में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो इसलिए यहां पर क्रोमोसोम नंबर 23 और 23 रह जाता है। इस सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और इस सेल को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि प्रथम फर्स्ट पोलर काय। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी oocyte है सॉरी, ये अब मियोसिस सेकंड से डिवाइड होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से डिवाइड होती है और एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बनती है इससे। इसको हम बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी और इसको बोलते हैं हम ooted। तो सबसे पहले गुणन अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन से जो सेल्स बनती हैं वो उगोनिया कहलाती हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में उगोनिया का निर्माण होता है। वृद्धि अवस्था सेकेंड अवस्था में उगोनिया अब भोज्य पदार्थों को और अन्य पदार्थों को स्टोर करेंगी, संग्रह करेंगी, उनका संग्रहण करेंगी और अब वो एक सेल में कन्वर्ट होती है, हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। इसके बाद ये परिपक्व अवस्था में यानी कि मैचुरेशन फेज में जाती है और वो पहले मियोसिस 1 से डिवाइड होती है, अर्धसूत्री विभाजन 1 से, जिससे एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बनती है। बड़ी सेल सेकेंडरी oocyte कहलाती है, जबकि छोटी सेल फर्स्ट पोलर बॉडी यानी कि प्रथम पोलर काय कहलाती है। इसके बाद मियोसिस सेकंड यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से सेल्स डिवाइड होती है। नॉर्मली ये डिवाइड नहीं होती पोलर बॉडी, लेकिन कभी कभी डिवाइड हो सकती है। और सेकेंडरी oocyte अब मियोसिस सेकंड से डिवाइड होती है, 2 सेल बनती है, बड़ी वाली ooted और जो सेकंड वाली बनती है वो छोटी होती है और वो सेकंड पोलर बॉडी कहलाती है। वास्तव में जो फीमेल होती हैं, मादा होती हैं, उनमें जितनी भी उगोनिया बननी होती है वो सभी भ्रूणी अवस्था में बन जाती है। तो जब भ्रूण 25 सप्ताह का होता है, तो जब भ्रूण 25 सप्ताह का बनना होता है तो सभी उगोनिया बन जाती हैं। जितनी भी उगोनिया बननी होती हैं वो सब बन जाती हैं और उनका नंबर होता है 2 मिलियन और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। अब ये उगोनिया जो होती हैं ये यौवन अवस्था के बाद यानी कि प्यूबर्टी के बाद प्यूबर्टी के पश्चात अब ये सेकेंडरी oocyte में प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होती है। जितनी भी उगोनिया बनती हैं उनमें से केवल कुछ ही ऐसी होती हैं, कुछ 100 कुछ 100 जो प्राइमरी oocyte में परिवर्तित होती हैं, बाकी सब नष्ट हो जाती हैं। तो प्राइमरी oocyte जो होती है कुछ सेल्स बनती हैं और अब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था तक ही विभाजित होती है। और इसके बाद इसमें अब विभाजन रुक जाता है। इसके बाद जो अब ये सेल होती है, अब इसमें आगे कोई विभाजन नहीं होता। अब इसके बाद सेकेंडरी oocyte बनती है प्राइमरी oocyte से। अब जो प्राइमरी oocyte बनती है
उससे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी oocyte जो डिवाइड होती है वो मेटाफेज सेकंड तक डिवाइड होती है, और मेटाफेज सेकंड के बाद अब इसमें फिर विभाजन रुक जाता है, और इसके बाद अब ये स्पर्म का इंतजार करती है। अगर स्पर्म एंट्री होती है तो अब ये मियोसिस सेकंड पूर्ण होता है, और अब ये सेकेंडरी oocyte अब कन्वर्ट हो जाती है oocyte में। तो इसमें जो अवस्थाएं बनती हैं वो कंटिन्यूअस ना होकर कुछ अवस्थाएं भ्रूण से पहली भ्रूणीय अवस्था में हो जाती हैं, कुछ प्यूबर्टी के बाद होती है, और कुछ जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के समय होती है अगर स्पर्म एंटर करता है। तो सभी उगोनियां जितनी बननी होती है पहले भ्रूणीय अवस्था में बन जाती है। यौवन अवस्था के बाद प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज तक डिवाइड होती है, फिर सेकेंडरी oocyte बनती है, और वो भी केवल मेटाफेज स्टेज तक ही डिवाइड होती है। उसके बाद मेटाफेज सेकंड के बाद स्पर्म एंट्री के बाद ये oocyte में कन्वर्ट होती है। इसके बाद जो अब हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स यानी कि मंकी, एप्स और मनुष्य, ये प्राइमेट्स कहलाते हैं। प्राइमेट्स की फीमेल के मादा जनन ट्रैक्ट में यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जनन तंत्र में सहगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के लिए, पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए जो उस फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में साइक्लिक परिवर्तन होते हैं, चक्रीय चेंजेस होते हैं, उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र कहते हैं। किसी भी फीमेल में जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी कि प्रथम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, जो प्यूबर्टी के स्टार्ट होने के बाद, प्यूबर्टी के डेवलप होने के बाद होता है, उसे हम बोलते हैं मिनार्क। और 45 से 50 यानी कि 45 से 50 वर्ष के आसपास ये साइकिल समाप्त हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र से आप क्या समझते हैं, मिनार्क और मेनोपॉज में क्या अंतर होता है। तो आर्तव चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल की परिभाषा में कैसे लिखनी है कि प्राइमेट्स यानी कि बंदरों, एप्स और मनुष्य की फीमेल्स के जेनाइटल ट्रैक्ट्स में यानी कि जो जनन तंत्र होता है उसके अंदर संभावित प्रेगनेंसी, संभावित सहगर्भता के लिए जो चक्रीय परिवर्तन यानी कि साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र यानी कि ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रथम जो आर्तव चक्र स्टार्ट होता है जब, उसे हम मिनार्क कहते हैं, और 45 से 50 वर्ष के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें बेसिकली 4 हार्मोन भाग लेते हैं, और वो होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो मुख्यतः ओवरी से स्रावित होते हैं, तीसरा FSH और चौथा LH। इसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसका होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं
और ये मुख्यतः ओवरी से स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से भी सिक्रीट होता है। तो ये 4 हार्मोन होते हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, इनके द्वारा ही ये साइकिल कंट्रोल होता है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली 4 फेजेस में, 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहला जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि ऋतुस्राव अवस्था। ऋतुस्राव अवस्था में जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसकी जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक वाल होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो एंडोमेट्रियम टूटती है, यानी कि फटती है, रप्चर होती है, और इसके कारण इसके अंदर उपस्थित ब्लड वेसल्स भी फटती हैं, और योनि मार्ग से अब ये ब्लड और जो ऊतक होते हैं उनके टुकड़े योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं, और इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि ऋतुस्राव अवस्था। और ये अवस्था 3 से 5 दिन चलती है, और ये फर्स्ट डे कहलाता है साइकिल का। ये ऋतुस्राव चक्र, ये अवस्था जो होती है मेंस्ट्रुअल फेज, इस साइकिल की पहली अवस्था होती है। पहला दिन से स्टार्ट होता है, 3 से 5 दिन चलता है, और एक आदर्श मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 दिन चलती है, यानी कि 28 दिन में 1-2 दिन आगे पीछे, तो अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन होते हैं, लगभग 28 दिन चलती है। और उसका पहला दिन जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग क्यों होती है कि जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसकी जो आंतरिक वाल होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो रप्चर होती है, और रप्चर होने के बाद उसकी ब्लड वेसल्स भी फटती हैं, और ब्लड वेसल्स के फटने से ब्लड बाहर आता है। ब्लड के साथ ऊतक जो फटते हैं साथ में, उनके टुकड़े भी फ्लो के साथ बाहर आते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है वो कहलाती है फॉलिकुलर फेज। ये 6 से लेकर 14 दिन तक चलने वाली अवस्था होती है, और इस अवस्था में जो पहले अवस्था में जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, अंतः स्तर जो है उसका जो रप्चर हुआ था, अब उसमें प्रोलिफरेशन होता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ होती है, इसमें नई ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं, और उसका जो जनरेशन होता है, रीजनरेशन होता है, अर्थात वो पुनः बनने लगती है। और जो फॉलिकल होते हैं, जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है, और जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसे हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो प्राथमिक फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, तृतीय फॉलिकल, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल होता है। तो इस फेज में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होता है, और फॉलिकल जो होता है वो अपने अंदर ओवम की वेरियस स्टेजेस को डेवलप करते हैं। तो इस स्टेज में 2 मेन घटना घटती हैं, क्या कि जो एंडोमेट्रियम अब इस फेज में रप्चर हुई थी, टूटी थी, फटी थी, अब वो दोबारा से रीजनरेट होती है, दोबारा से वो बनने लगती है, उसमें वृद्धि होती है, नई ब्लड वेसल्स बनती है, उसकी नई वृद्धि होती है। और दूसरा, इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर ओवम डेवलप हो रहा होता है, उसकी जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलप होकर आगे वृद्धि करता है। तीसरी जो फेज है वो होती है ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग। ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 14वें दिन होती है। अब 14वें दिन क्यों होती है कि 10वें दिन के आसपास से एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अब एफएसएच का लेवल कम होने लगता है, और एफएसएच का लेवल कम होने के साथ साथ जो एलएच है इसका लेवल बढ़ने लगता है। एफएसएच और एलएच इस अवस्था के लिए जरूरी थे, क्योंकि ये दोनों हार्मोन, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों ही फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी थे। इसमें फॉलिकल की ग्रोथ होती है, इसलिए इन दोनों का जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, इनका स्राव जो होता है ज्यादा होता है, इनका सिक्रीशन ज्यादा होता है। लेकिन
फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन फेज आदि होती है और उसके लिए इसका होना, इस हार्मोन की जो सांद्रता है वो कम होनी चाहिए और इसकी सांद्रता ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जो सांद्रता है वो कम होने लगती है, थर्स का स्राव कम होने लगता है और एलएच का स्राव लगातार बढ़ता रहता है। और 14वें दिन तक आते आते एलएच का जो लेवल होता है, एलएच की जो सांद्रता होती है वो बहुत अधिक हो जाती है और उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ग। सर्ग का मतलब होता है पीक, मतलब जितनी वो मैक्सिमम अधिकतम पहुंच सकता था वो पहुंच जाता है। और एलएच के मैक्सिमम होने के कारण अब अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर से जो ओवम बन रहा था, डेवलप हो रहा था, वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में अब वो ओवरी से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में यानी कि ओविडक्ट में आ जाता है और ओवरी से सेकेंडरी oocyte के रूप में फीमेल गैमेट का, मादा युग्मक का बाहर आना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। वो आपसे क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ओव्यूलेशन से, अंडोत्सर्ग से आप क्या समझते हैं और अंडोत्सर्ग में किन हार्मोन की भूमिका होती है या अंडोत्सर्ग में कौन से हार्मोन उस अंडोत्सर्ग को प्रभावित करते हैं, या ये पूछ लेगा आपसे कि ओव्यूलेशन कब होता है, 14वें दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और कहां से ओवम जो होता है वो निकलता है, कहां पहुंचता है, वो किस स्टेज में पहुंचता है। तो वहां से आपके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है, एलएच का लेवल सबसे ज्यादा होता है उस समय, एफएसएच का कम होता है, एस्ट्रोजन का जो बढ़ रहा था, और ओवरी से, अंडाशय से सेकेंडरी oocyte के रूप में जो फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक है, वो बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन जो होता है वो 14वें दिन होता है और उसमें जो सबसे ज्यादा हार्मोन यूज होता है वो एलएच होता है। शुरू में एफएसएच भी यूज होता है लेकिन लास्ट में जो रप्चर होता है उसके लिए एलएच हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो केवल एक ही हार्मोन पूछेगा तो सबसे प्रमुख हार्मोन उसके लिए एलएच है, लेकिन अगर वो दो पूछेगा तो एफएसएच और एलएच है। अब जो चौथी अवस्था है वो होती है ल्यूटल फेज। अब ल्यूटल फेज में फर्टिलाइजेशन होना न होने पर निर्भर करता है कि कार्पस ल्यूटियम का फेट क्या होगा। जो मैच्योर फॉलिकल होता है, पुटिका बोलते हैं जिसे हम, उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिका। इसके अंदर से जो ओवम प्रेजेंट होता है, तो जो ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte के बाहर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स एक पीले कलर की संरचना में कन्वर्ट हो जाती हैं, पीले रंग की संरचना में बदल जाती। जो फटने के बाद शेष बची सेल्स होती है उसमें जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो पीले रंग की संरचना में कन्वर्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो वो आपसे क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा कि कार्पस ल्यूटियम से आप क्या समझते हो, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किस प्रकार से होता है, कार्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है। तो कार्पस ल्यूटियम से संबंधित 2-3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा। दो तीनों चीजें बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte जब निकल जाता है, ओव्यूलेशन के बाद जो शेष बची फॉलिकल की पार्ट है यानी कि जो फॉलिकुलर सेल्स है वो एक पीले कलर की संरचना बनाती है जिसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, अर्थात एक टेम्परेरी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है जो परमानेंट नहीं होती है। और ये कार्पस ल्यूटियम जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब आपको याद रखना है कि P फॉर प्रोजेस्टेरॉन और P फॉर प्रेगनेंसी और P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, अर्थात जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है और जो कार्पस ल्यूटियम बनता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है जो प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है।
तो इस वाले फेज में कार्पस ल्यूटियम का फेट निर्धारित होता है, उसका भविष्य निर्धारित होता है कि वो आगे सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद जब सेकेंडरी oocyte निकलकर अब जब ओविडक्ट में पहुंचता है, अगर वहां पर निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम बरकरार रहता है, वो अपने आप को परसिस्ट रखता है, बरकरार रखता है, और वो लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम की या जो अंतः स्तर है यूट्रस का, उसको इस प्रकार से बनाता है कि वो प्रेगनेंसी यानी कि सगर्भता के लिए उपयुक्त हो जाए। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम बरकरार रहता है, परसिस्ट रहता है और लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो कार्पस ल्यूटियम अब धीमे धीमे डिजेनरेट होने लगता है और वो एक छोटे से धब्बा, एक छोटे से स्कार के रूप में रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। वो एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कार्पस एल्बिकेंस से आप क्या समझते हो। तो कार्पस एल्बिकेंस क्या है कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो फॉलिकुलर सेल या शेष बचे जो फॉलिकल्स होते हैं उससे बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो वो बरकरार रहता है, लगातार प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता तो ये धीमे धीमे नष्ट होने लगता है, एक छोटे से धब्बे के रूप में रह जाता है, जिसे हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र वो चक्र होता है जो प्राइमेट्स में होता है, यानी कि मंकी, एप्स और मनुष्य में होता है। इनकी फीमेल्स के जेनाइटल ट्रैक्ट में, जनन तंत्र में संभावित सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के लिए होने वाले सक्रिय परिवर्तनों को, यानी कि जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, यानी कि जो चक्रीय चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मिनार्क कहलाता है, और जब 45 से 50 वर्ष की आयु में फीमेल्स में ये साइकिल समाप्त होता है तब उसे हम मोनोपॉज बोलते हैं। 4 हार्मोन इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो फेज होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 4 फेज में बटी होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटल फेज। इसमें जो सबसे प्रमुख घटना घटती है कि वो पहले दिन स्टार्ट जो होता है साइकिल वो इस फेज से स्टार्ट होता है, और इस फेज में 2 मेन चीजें होती हैं कि जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की गर्भाशय की अंतःस्तर जो होता है वो रप्चर होता है, फटता है, टूटता है, जिससे उसके अंदर उपस्थित जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी ब्रेक डाउन होती है, और जो अन्य जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनके पीसीज भी उस ब्लड के साथ योनि मार्ग से बाहर आते हैं, और ये जो अवस्था होती है वो 3 से 5 दिन चलती है। सेकंड फेज आती है फॉलिकुलर फेज, 6 से 14 दिन तक चलती है ये, और इस फेज में भी 2 मेन घटना घटती है। क्या? एक तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर फीमेल गैमेट डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा यहां पर जो एंडोमेट्रियम रप्चर हुई थी, यहां पर जो अंतःस्तर फटा था वो दोबारा से रीजनरेट होने लगता है, अर्थात दोबारा से अब उसकी वृद्धि होने लगती है। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में फीमेल गैमेट का ओवरी यानी कि अंडाशय से ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में आना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। इस फेज में ओव्यूलेशन होता है। और लास्ट फेज है ल्यूटल फेज, इसमें कार्पस ल्यूटियम का फेट निर्धारित होता है, कार्पस ल्यूटियम का भविष्य निर्धारित होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम बरकरार रहता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, तो कार्पस ल्यूटियम बरकरार नहीं रहता है। कार्पस ल्यूटियम है क्या कि जो फॉलिकल सेल्स होती हैं, ये जो सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुए हैं, तो जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं उनकी जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, शेष भाग से या फॉलिकुलर सेल से एक पीले कलर की संरचना विकसित होती है जिसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो कार्पस ल्यूटियम बरकरार रहता है,
और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लगातार स्राव करता रहता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से प्रेगनेंसी यानी कि सगर्भता बरकरार रहती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी कि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम धीमे धीमे नष्ट होने लगता है और वो बाद में केवल एक छोटे से स्कार धब्बे के रूप में रह जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन कहाँ होता है स्तनधारियों में, ह्यूमंस में, निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, निषेचन कितने चरणों में होता है, अनेक प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो पहले हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन होता क्या है? निषेचन का मतलब क्या है कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु स्पर्म्स और मादा युग्मक यानी कि ओवम के परमानेंट यानी कि स्थायी और कंप्लीट यानी कि पूर्ण फ्यूजन यानी कि संलयन और उसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। यानी कि दो बातें हमें इसमें याद रखनी है कि इस प्रक्रिया में या निषेचन में एक मेल और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर एक द्विगुणित संरचना युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। तो निषेचन का मतलब है कि एक मेल और एक फीमेल अगुणित युग्मकों के आपस में संलयन और उनके संलयन से एक द्विगुणित जायगोट यानी कि युग्मनज के बनने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और स्तनधारियों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है, अंडवाहिनी में होता है। लेकिन जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर वो होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन या एम्पुला। तो सही वर्ड है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या एम्पुला, किसी में भी लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म फैलोपियन ट्यूब है। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले एक स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिनेशन, संभोग यानी कि इंटरकॉर्स और कोइटस या मैथुन के दौरान मेल अपने शिशन यानी कि पेनिस को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना के थ्रू अंदर ट्रांसफर करता है, वेजाइना में ट्रांसफर करता है, अंदर एंटर कराता है और अपने वीर्य या स्पर्म्स को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है। और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में मेल के वीर्य और सीमन यानी कि स्पर्म्स का जो ट्रांसफर होता है हम उसे बोलते हैं वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के बाद जो मेल गैमीट्स होते हैं वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो कैप्सिएशन नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं। कैप्सिएशन इंपॉर्टेंट टर्म है। कैप्सिएशन का मतलब क्या होता है? रीएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, यानी कि मादा के जनन तंत्र के अंदर स्पर्म के पहुंचने के बाद उसका पुनः सक्रिय होना रीएक्टिवेशन क्या कहलाता है? कैप्सिएशन कहलाता है। और जो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में सब्सटेंस होते हैं वो
उन सब्सटेंस को घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी सहायता से स्पर्म इनएक्टिव अवस्था में पड़ा रहता है। इसका पर्पस क्या है कि स्पर्म सीमन में इनएक्टिव अवस्था में पड़े रहते हैं, जिससे उनकी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, वो बरकरार रहे और उनकी ऊर्जा व्यर्थ ना जाए, जिससे वो उस ऊर्जा का प्रयोग फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में चलने में करें, जिससे वो आसानी से फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचकर निषेचन कर सके। तो वहां पर ये कैप्सिएशन प्रक्रिया से गुजरते हैं और कैप्सिएशन से अब जो स्पर्म दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी कि वजाइना में। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो पहला स्टेप है वो है शुक्राणुओं का अंड कोशिका के पास पहुंचना। सबसे पहले शुक्राणु एग सेल के पास पहुंचेंगे। दूसरा है शुक्राणुओं द्वारा अंड कोशिका का भेदन। और तीसरा शुक्राणु तथा ऊटिड के केंद्रकों का संलयन। यानी कि सबसे पहले शुक्राणु मेल गैमेट अंड कोशिका यानी कि फीमेल गैमेट के पास पहुंचेंगे। फिर शुक्राणु जो ओवम है यानी कि जो फीमेल गैमेट है उसकी वाल को रप्चर करेंगे, वाल को थोड़ा सा उसको हटा देंगे वहां से, जिससे मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है वो अंदर जा सके। और फिर शुक्राणु का केंद्रक और ऊटिड का केंद्रक आपस में फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जब वीर्यसेचन से मेल गैमेट फीमेल के वेजाइना में पहुंच जाते हैं तो वहां जाने पर वो एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद अब वो फीमेल गैमेट के पास चलकर पहुंचते हैं, क्योंकि फीमेल गैमेट भी ओव्यूलेशन के बाद ओविडक्ट में आते हैं, दोनों पास पास पहुंचते हैं। और सेकेंड स्टेप में जो शुक्राणु होते हैं वो जो स्ट्रक्चर होती है शुक्राणु की, उस शुक्राणु में जो ऊपर हेड होता है उस हेड में इसके केंद्रक के ऊपर एक टूपी के आकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम कुछ पदार्थ स्रावित करता है, कुछ पदार्थ निकालता है जिन्हें हम स्पर्म लाइसिन बोलते हैं सामूहिक रूप से, जिसमें अनेक एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की जो वाल होती है बाहर की तरफ, जो सेल्स होती है, जो वाल होती है, उनको रप्चर करता है, उनको फाड़ता है, जिससे मेल गैमेट उसके अंदर एंटर कर सके। तो सेकेंड स्टेप में एक्रोसोम से कुछ पदार्थ एग की वाल पर डाले जाते हैं, एग पर डाले जाते हैं, ओवम पर डाले जाते हैं, फीमेल गैमेट पर डाले जाते हैं, जिससे वो उसमें रप्चर हो जाती है, वो फट जाती है। और इसके कारण जो मेल का जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर पहुंचता है, केवल मेल का न्यूक्लियस अंदर पहुंचता है। और स्पर्म की एंट्री के बाद, न्यूक्लियस की एंट्री के बाद अब सेकेंडरी oocyte ऊटिड में कन्वर्ट हो जाता है और ऊटिड का केंद्रक अब मेल के केंद्रक से फ्यूज हो जाता है और दोनों के फ्यूजन से अब एक डिप्लॉइड जायगोट, एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले शुक्राणु अंड कोशिका के पास पहुंचते हैं मूवमेंट के द्वारा, अपनी टेल के मूवमेंट से। सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवरी से फीमेल गैमेट भी ओविडक्ट में आ जाते हैं। दूसरे स्टेप में शुक्राणु के जो एक्रोसोम होते हैं उसके द्वारा कुछ पदार्थ रिलीज किए जाते हैं जिन्हें हम स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। उसके अंदर अनेक एंजाइम्स होते हैं जो इनके आसपास की सेल्स और जो वाल होती है, मेम्ब्रेन होती है, उनको रप्चर करते हैं, फाड़ देते हैं, जिससे मेल का जो न्यूक्लियस होता है, नर युग्मक का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। शुक्राणु के अंदर जाने के बाद अब जो सेकेंडरी oocyte है वो अब ऊटिड में कन्वर्ट हो जाती है और ऊटिड का जो केंद्रक है अब शुक्राणु केंद्रक से मिलकर अब एक द्विगुणित जायगोट और युग्मनज का निर्माण करता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूज होने के बाद जो युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है, उसके द्वारा नए ऑर्गेनिज्म, नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाती है। और इसमें सबसे पहले एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर युग्मनज बनाते हैं, जो अभी हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा, और ये युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। अब इस जायगोट में स्पेशल माइटोसिस डिवीजन होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विदलन यानी कि क्लीवेज। और जो नई सेल्स बनती हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स विभाजित होती रहती है, सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है। और इसके बाद अब एक बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, सॉलिड बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, जिसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती, कोई गुहा नहीं होती। इसे हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला में जल्द ही एक कैविटी डेवलप हो जाती है, फ्लूइड से भरी, द्रव से भरी एक गुहा डेवलप हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। सील माने कैविटी और ब्लास्टो मतलब ब्लास्टुला की, और इस अवस्था को बोलते हैं ब्लास्टुला। मैमल्स में ब्लास्टुला सिस्ट के रूप में होता है, इसलिए इसको यहां पर ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कुछ समय बाद अब ये कैविटी डिसअपेयर हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और उसके स्थान पर एक दूसरी कैविटी डेवलप होती है, जिसका नाम होता है आर्केंटीरॉन। और आर्केंटीरॉन जब बनती है तो उस अवस्था को बोलते हैं हम गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला अवस्था कहते हैं। आर्केंटीरॉन आगे जाकर आहार नाल का निर्माण करती है, और इसी के साथ साथ यहां पर 3 लेयर्स और बनती हैं। और जो सबसे बाहर वाली होती है हम उसे बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को बोलते हैं मीजोडर्म, और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोडर्म। डर्म माने लेयर, एंडो माने अंदर, मीजो माने बीच में, डर्म माने लेयर, एक्टो माने बाहर, और डर्म माने लेयर। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। अब इन तीनों लेयर्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जर्म लेयर, यानी कि जनन स्तर। और इन जर्म लेयर से हमारी बॉडी के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। जैसे एक्टोडर्म से त्वचा की अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस बनती है, प्लस नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र बनता है। इसके अलावा जो इससे पार्ट बनते हैं वो रेटिना और कॉर्निया बनते हैं। आई का रेटिना और कॉर्निया। इसके अलावा एक्टोडर्म से लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा प्लीहा यानी कि स्प्लीन बनती है। ये पार्ट बनते हैं। मीजोडर्म से जो ऑर्गन डेवलप होते हैं वो ऑर्गन्स कहलाते हैं। सबसे पहला त्वचा का चर्म यानी कि डर्मिस। बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, अंदर वाली डर्मिस कहलाती है। त्वचा का चर्म। इसके अलावा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण मीजोडर्म से होता है। इसके अलावा मसल्स यानी कि पेशियां। इसके अलावा सीलोम यानी कि देहगुआ। इसके अलावा नोटोकॉर्ड आदि पार्ट मीजोडर्म से डेवलप होते हैं।
इसके बाद जो एंडोडर्म से डेवलप होने वाली संरचना है वो है आहार नाल की ग्रंथियां, लीवर यानी कि यकृत, इसके बाद अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, अधिकांश अंतः स्रावी ग्रंथियां आदि। अब यहां से वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जनन स्तर किसे कहते हैं, यानी कि जर्म लेयर्स किसे कहते हैं, इनका विकास कहां होता है या कैसे होता है, और एक्टोडर्म से बनने वाले 2 ऑर्गन्स का नाम लिखिए, 2 पार्ट्स का नाम लिखिए, या मेसोडर्म से बनने वाले 2 ऑर्गन्स का नाम लिख दीजिए, या 4 ऑर्गन्स का नाम लिख दीजिए, या एंडोडर्म से बनने वाले किन्हीं 4 पार्ट्स का नाम लिख दीजिए। तो इसमें आपसे वो कई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आपकी एक्टोडर्म किसे कहते हैं, एंडोडर्म किसे कहते हैं, मेसोडर्म किसे कहते हैं, जनन स्तर क्या होते हैं, जनन स्तरों का निर्माण कैसे होता है, जनन स्तर के किस भाग से, किस लेयर से कौन सा पार्ट बनता है। तो इसमें सबसे पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और जायगोट बनता है। जायगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, अर्थात एक कोश की संरचना होती है, और इसमें विशेष विभाजन होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विदलन यानी कि क्लीवेज। और जो नई सेल बनती है, कोशिकाएं बनती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। लगातार विदलन होने से, क्लीवेज होने से एक बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जो सॉलिड होती है सेल्स की, जिसे हम मोरूला बोलते हैं। मोरूला में अब एक कैविटी यानी कि एक गुहा का निर्माण हो जाता है जो द्रव से भरी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील की इस अवस्था को, यानी कि जिस अवस्था में ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है, हम उसे ब्लास्टुला बोलते हैं। ह्यूमंस में और अन्य स्तनधारियों में नॉर्मली जो ब्लास्टुला होता है वो सिस्ट के रूप में होता है, इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट कह देते हैं। वो आपसे 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ सकता है कि ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं और ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किस प्रकार से होता है या किस संरचना से होता है। अब ब्लास्टोसील लुप्त हो जाती है और इसकी जगह एक दूसरी कैविटी बनती है जिसे हम आर्केंटिरॉन बोलते हैं, जो आगे जाकर फ्यूचर में आहार नाल बनाती है, और इस अवस्था को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में आर्केंटिरॉन के साथ साथ 3 लेयर्स का निर्माण भी होता है, 3 स्तरों का निर्माण और होता है, जिन्हें बाहर वाले स्तर को हम एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाले को मेसोडर्म बोलते हैं और सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म बोलते हैं। इन स्तरों को हम जर्म लेयर यानी कि जनन स्तर बोलते हैं। जनन स्तरों के जो अलग अलग लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनसे बॉडी के वेरियस पार्ट्स, विभिन्न भागों का निर्माण होता है, जैसे त्वचा की अधिचर्म, एपिडर्मिस का निर्माण, नर्वस सिस्टम का, रेटिना, कॉर्निया का और लार ग्रंथि आदि का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। मेसोडर्म से संयोजी ऊतक, मसल, पेशियां, सीलोम, देहगुआ, नोटोकॉर्ड आदि का निर्माण होता है। आहार नाल की ग्रंथियां, लीवर, अग्नाशय और अधिकांश अंतःशारीरिक ग्रंथियों का निर्माण एंडोडर्म से होता है। इस प्रकार से ये जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, इनसे हमारा पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है, और पूरी बॉडी डेवलप होने के बाद पार्चुरेशन होता है, यानी कि जन्म होता है बच्चे का, प्रसव बोलते हैं जिसे, और प्रसव के बाद मदर मिल्क यानी कि एक दुग्ध का निर्माण करती है जो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, और इस प्रकार से भ्रूणीय विकास पूरा होकर एक नए बच्चे का जन्म होता है। और इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मदर में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वो दूध बनाती है, और जो पहले 2 से 3 दिन दूध बनता है जो पीले कलर का अत्यधिक पोषक दूध होता है, और उसके अंदर अनेक पोषक तत्वों के साथ एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीए विशेष रूप से होती है उसमें, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम जो होता है बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से उसकी रक्षा करता है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो इतना विकसित नहीं होता, इसलिए मदर के दूध पर वो निर्भर रहता है संक्रमणों से बचने के लिए। इसलिए मदर का दूध जो होता है बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए सभी डॉक्टर उनको पिलाने के लिए कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और कल जो है हम इसका अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और जिसमें हम परिवार नियोजन और परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं और उनका निदान के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स, टॉपिक है आपके पास, उन सबको पढ़ के रखें, और कल के लिए आप उसको जब पढ़ के रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं किस प्रकार से आते हैं, उसी प्रकार से वो क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप विद्या का जो मॉडल पेपर आता है उसमें भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी क्वेश्चन करके दे रखे हैं, उनके आंसर दे रखे हैं नीचे, और उसमें एक ही क्वेश्चन
को अलग अलग तरीके से जो पूछा जाता है उसको अलग अलग तरीके से दे रखा है। एक ही आंसर के लिए कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको चाहे तो उसमें से देखकर उसको आप समझ सकते हैं।